आइएगा। अमेरिका के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, जनरल हमजा शुएब साहब भी हमारे शो पे आके कह गए और भी कुछ एनालिस्ट का कहना है कि CIA इज़ एक्चुअली बिहाइंड दिस ऑल और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो फंड कर रहे हैं और ऐसा अनरेस्ट वो चाहते हैं। उनका ग्रेटर गेम जो है वो दैट इज़ टू क्रिएट अनरेस्ट इन अफगानिस्तान जक्सटापोज टू पाकिस्तान, ताकि वो चाइना को डेंट पहुँचा सकें। क्या कहेंगे इस नैरेटिव के बारे में? जी बिल्कुल, एक बात तो समझनी चाहिए हमें, तालिबान आ गए हैं वहाँ पे, पावर में लास्ट ईयर आए, लेकिन तालिबान को अभी तक किसी किस्म की दुनिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं मिली है, वो वाली कनेक्टिविटी जो उनको चाहिए थी अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स, अफगानिस्तान की हो सकता है मेन सिटीज़ में नहीं, लेकिन पेरिफेरीज में ये चीज़ हो रही है, बाहर के आउटलाइंग एरियाज में ये चीज़ हो रही है। वहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली CIA, इट इज़ रॉ ऑल्सो, और उसमें और लोग भी शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि नंबर एक तो तालिबान हुकूमत को वहाँ पे जब चाहें डिस्टेबलाइज कर सकें वो लोग, और तालिबान हुकूमत को, अफगान तालिबान हुकूमत को जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेबलाइज करते रहें। और दूसरा मकसद, वहाँ पे TTP को पाला जाए और उससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स लेके आए जाए। और इस सिलसिले में अगर आप फंडिंग की बात करते हैं, बिल्कुल एहसान साहब की बात दुरुस्त है कि जी अफगानिस्तान में चूंकि उस लिहाज से हुकूमत नहीं है उस तरह की, उनको वहाँ पे पैसे रकम मिल जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम जिन मुल्कों का, फॉर एग्जांपल रॉ का अगर इंटरेस्ट है TTP को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करने का, तो रॉ को वो फंड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं हमें होनी चाहिए। और ये सारा इट्स नॉट ओनली मॉनेटरी फंडिंग नहीं है, उसमें असले का देना, बाकी जो चीजें चाहिए उनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हथियार जो चाहिए वो भी साथ देते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर भी रॉ के सिंपथाइजर्स होंगे जिनको वो यूज करते हैं, यहाँ पे उन लोगों को ला के उनको शेल्टर देते हैं, उसके बाद अपने ऑपरेशन को यूज करने के लिए वो करते होंगे। और ये चीजें ढकी छुपी नहीं है, बहुत सारी चीजें पकड़ी भी गई हैं और बहुत सारा डेटा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मौजूद है। जिस तरीके से ये देख लेना, ये जो रिसेंट वाकया हुआ इस्लामाबाद के अंदर, हाँ जी, एक टैक्सी के अंदर जो एक बंदे ने अपने आप को फाड़ा है, बात ये वो बंदा कहाँ से आया था, कैसे आया था, किधर आके रहा, और उसका टारगेट शायद कोई और था, लेकिन पुलिस वाला बेचारा उसने रोका, उनकी तलाशी लेने की कोशिश की तो उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। मकसद ये है कि इस सारे में ये ऐसे नहीं चीजें हो रही हैं, ये ऐसे TTP किसी नेटवर्क के तहत, प्लान के तहत हो रही हैं। जी, ये पूरा एक नेटवर्क है, उसको पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है, इसके पीछे इंटेलिजेंस सपोर्ट है जो कि इंडिया उनको दे रहा है, और भी मुल्क फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। और इसमें इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना को डिस्टेबलाइज करना है, सेंट्रल एशिया, क्योंकि चाइना सेंट्रल एशिया में अपने इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। इसी तरीके से खतरा ये कि रशिया ना आके सेंट्रल एशिया दोबारा अपने आप को एस्टैब्लिश करे। तो ये सारी फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर उनको जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है, ताकि जरूरत के वक्त उनको जरूरत के वक्त जो है सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि लार्जली जो है वो अंदाज हुआ जा सके। बहुत शुक्रिया जी। साल 2022 की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इवेंटफुल रहा। सियासी अगर हम हिजान की बात करें या सनसनीखेजी की बात करें, वो बड़ी अरूज पे रही। अप्रैल में मुल्की तारीख में पहली मरतबा वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ मुल्क के जो 23वें वजीर आजम बने, जबकि इमरान खान ने 2 लॉन्ग मार्च किए। अमरीकी साइफर ने मुल्की सियासत में भौचाल मचाया। इमरान खान पर वजीराबाद के करीब कातिलाना हमला हुआ। मुबैना ऑडियोज वीडियोज मुल्की सियासत का मरकज और महवर बनी रही, जो आज तक बनी हुई हैं। इमरान खान की जानिब से असम्बलियां तोड़ने और इस्तीफों के मामले में भी खूब सियासत में हलचल मचाई। पाक फौज में एक बड़ी तब्दीली भी आई। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल मुद्दत के बाद रुखसत हुए। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ पाक फौज की कमान संभाली। और साथ साथ अगर अब हम मईशत की बात करें तो क्या हुआ है? मईशत की बात आप मुझ पे डाल दिया जी जी बिल्कुल, बड़ी पसंद है इनको। 2022 के लिए मईशत खौफनाक तरीन साल मईशत के लिए 2022 रहा, क्योंकि इस वक्त डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं। सिर्फ मार्च तक हमने ऑलमोस्ट 8 बिलियन US की पेमेंट करनी है, और हमारे जो रिजर्व्स है वो 6 बिलियन से भी कम हो गए। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। इस साल का सबसे बड़ा सानिया सैलाब था, कई लोग इसके अंदर शहीद हुए, जहाँ बहक हुए, मिलियंस ऑफ पीपल वर इफेक्टेड, घर लोगों के तबाह हो गए, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं
जो कि मुतासर हुए। पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ सैलाब की वजह से, जिसकी वजह से ये हुकूमत बहुत मुश्किलात का भी शिकार है और पाकिस्तान की इकॉनमी भी। इसके अलावा जी कलअदम TTP 2022 वापसी उसकी दोबारा से होना शुरू हो गई और एक खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। दहशतगर्द दोबारा से मुतहर्रिक हुए हैं और ये बिल्कुल साल के आखिर में हुआ है। अब सवाल ये है कि 2022 में हमने जो गलतियाँ की, क्या हम बैसियत कौम उनसे सीखेंगे? पहले तो शायद हमने उस तरह की लर्निंग हमारी नहीं हुई है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के माशी मफादात को लेकर क्या हम अपनी तरजीहात को तब्दील करेंगे? क्या हम रियासत को सियासत पर तरजीह देंगे? फिल वक्त इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछें बतौर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो नहीं में है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम किस हद तक ग्रो करते हैं, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ ज़ैगम खान सर। 22 सर, सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहता हूँ। दो कि कोई भी साल उस वक्त तक कुछ नया हमारे लिए नहीं हो सकता जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपने पैटर्न्स को, अपने रहन सहन को, जो कि हमने 2022 में भी आई बिलीव नहीं किया। लेकिन मैं आपका तजिया चाहूंगा सर, हाउ यू सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो हमने गिने 2022 के। जी, आपने इंपॉर्टेंट इवेंट गिन लिए और जिनका खुलासा ये है कि जो ये गुज़श्ता साल था, अभी तो गुज़श्ता नहीं हुआ, एक दिन में हो जाएगा, ये पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत ही चैलेंजिंग सालों में से एक था, एक मुश्किल तरीन साल था। देखिए, पाकिस्तान पर जब भी बात होती है, अगर आप किसी भी कुतुब खाने में जाएं, बुक स्टोर में जाएं, पाकिस्तान पर कोई किताब उठाएं, खास तौर पे बाहर किसी की लिखी हुई, तो आपको एक चीज अक्सर टाइटल्स पे नजर आएगी, वो लफ्ज होगा बहरान, क्राइसिस इस तरह का। तो बहरानों के तो हम आदी हैं, बहरानों से गुजरते रहे हैं। बहुत से बहरान बाहर से आते हैं और बहुत से हम खुद पैदा करते हैं या उन बहरानों को खराब करते हैं। 2022 जो है वो बहरानों से शुरू हुआ, बहरानों पे खत्म हुआ। शुरू 2 बहरानों से हुआ और खत्म 3 बहरानों पे हुआ, और साल खत्म हुआ, बहरान खत्म नहीं हुए। ये तीनों बहरान जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये बहरान जैसे आपने गिनवाए, एक पाकिस्तान का सियासी बहरान है, एक पाकिस्तान का माशी बहरान है, और तीसरा पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी का बहरान जो फिर से सर उठा रहा है। ये 3 बहरान। दहशतगर्दी का बहरान साल के शुरू में नहीं था। अब देखें, इन तीनों बहरानों के कुछ तो पहलू एक्सटर्नल हैं, खास तौर पे माशी बहरान के और दहशतगर्दी के बहरान के। लेकिन हम किस तरीके से उसको निपटते हैं और किस तरीके से हमने निपटा, ये सबसे अहम सवाल है कि कैन वी राइज टू द ओकेजन। क्या कौम के तौर पर हम मुत्तहिद होकर इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने को तैयार हैं? बहुत दफा हम एज ए नेशन वी हैव रिजन टू द ओकेजन। मसलन दहशतगर्दी के सामने हमने खड़े हुए, दहशतगर्दी को हमने खत्म किया। हमने सियासी भी बड़े बड़े बहरान निपटाए हैं। पाकिस्तान टूटने के बाद हमने आईने पाकिस्तान भी बनाया, उसके बाद हम इकट्ठे रहे, उस तरह के मसले कभी पैदा नहीं हुए। पाकिस्तान में बड़ा इत्तेहाद आया, 18वीं तरमीम भी आई जिससे फेडरेशन के मसले खत्म हुए, सूबे एक दूसरे के करीब आ गए। माशी बहरानों को भी हमने देखा है, एक हद तक निपटा है, जितना हमें निपटना चाहिए तो उस तरीके से नहीं निपटा। तो सवाल ये है कि इन बहरानों के लिए हम कितने तैयार हैं। सही। अच्छा ज़ैगम खान साहब, जिससे आपने खुद भी बात की कि मुआशी तौर पे भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसका ताल्लुक भी हमारी इकोनॉमी से। तभी इंटरनेशनली एक तासुर जाता है कि मुल्क के अंदर अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती। और 2022 अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकली या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहा, और 2023 में भी कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमें ये जो गलतियां जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, किस तरह से इनको हमने ठीक करना है, क्या ताकि हमारे मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, जो कि अभी इस वक्त की अशद जरूरत है? उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप पाकिस्तान के माशी मसाइल को बिल्कुल एक सादा सी भी 1-2 चीज़ों में समेटना चाहें तो पाकिस्तान का जो बहरान पैदा होता है वो पैदा होता है जिसे माहिरीन मईशत कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप जितने डॉलर कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पिछला साल देखें तो पाकिस्तान ने 80 बिलियन डॉलर की जो चीजें थी वो बाहर से मंगवाई, सिर्फ 30 बिलियन डॉलर की चीजें हमने बाहर बेची। आप अंदाजा लगाइए कि जितना सामान हम बेचते हैं वो 1/3 है उस सामान का जो सामान हम खरीदते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आए और आकर पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बनाएं, फिर वो यहाँ सामान बनाकर बाहर बेचें।
इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाहिए होता है सियासी सुकून। बाहर का इन्वेस्टर जो होता है वो कबूतर की तरह होता है, वो 2 मिनटों में उड़ जाता है सरमाया लेकर। वो तब आएगा जब उसे नजर आएगा कि आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम है और आपके यहाँ पॉलिसियों का तसलसल है। अब क्योंकि जैसे आपने कहा मुआशी बहरान आते हैं तो इन्वेस्टर हमारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें इस बात पे इत्तफाक राय करना कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करने के लिए ये काम हमने करना है, और जब हुकूमत करेगी तो अपोजिशन उसको नहीं रोकेगी। मसला ये होता है कि जब हुकूमत कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करती है तो फिर अपोजिशन उसके पीछे पड़ जाती है। इस वक्त ये अपोजिशन की बात नहीं है, पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, वो अपोजिशन का ये जी, आप तो वो कह रहे हैं 2 मिनटों में उड़ जाता है। यहाँ पे तो 2 मिनटों की तो बात नहीं, 2 मार्च कर ली हमने एक साल में इन्वेस्टर को उड़ाने की। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड। खैर, एक तो ये कि हर दफा आपने 73 का जिक्र किया, हम 1973 में अपने आइन पे मुत्तफिक हुए, हमने एक हादसे का इंतजार किया, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, फिर हम 73 के आइन पे मुत्तफिक हुए, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पे अमल दरामद शुरू किया, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे का इंतजार किया। इंतजार से मुराद मेरी ये कि वाकया हो गया, उसके बाद हम संभले। हमें बैसियत कौम ज़ैगम साहब, हर बार एक हादसा क्यों जरूरी है कि उसके बाद हम पलटें, हम अपनी इस्लाह करें? कुछ गंवाने के बाद हमें क्यों ये हमारे अंदर ये अर्ज होती है कि अब हम कुछ बेहतर करें, उससे पहले हम क्यों नहीं करते? कितनी खूबसूरत बात आपने की इमरान साहब, इतनी विजडम की बात है। देखिए, जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों के तजर्बे से सीखते हैं, दुनिया के तजर्बे से सीखते हैं, अच्छे तजर्बे से भी सीखते हैं, बुरे तजर्बे से भी सीखते हैं। आपके पास उन मुल्कों की मिसालें भी हैं जिन्होंने बेतहाशा तरक्की की है, और आपके पास सिखाने वाले भी हैं। देखिए, अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक हमारे पाकिस्तानी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है। अमर्त्य सेन भारतीय हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिला उसी बात पे जो इन दोनों ने हमें सिखाई कि किस तरीके से दुनिया के मुल्क तरक्की करते हैं। हमने उसको अप्लाई नहीं किया। उन्होंने बताया कि अवाम को पढ़ाओ, अवाम को सेहत दो, उसके नतीजे में मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। ये सबसे अहम बात है कि अवाम को सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट, आप इंसानी तरक्की लाएं तो मईशत तरक्की करेगी। आपने नहीं सीखा। हमने बदतरीन तजर्बों से एक हद तक सीखा, और जितना सीखना चाहिए था हम नहीं सीखा, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि अपने तजर्बे से ही सीख लें। मसला ये है कि हम अपने तजर्बे से भी सीखने को तैयार नहीं है। चलें, सिक्योरिटी में हमने सीख लिया, पॉलिटिक्स में कुछ सीख लिया, और सीखने के बाद भी हम वही गलती दोहरा रहे हैं। चार्टर ऑफ हमने डेमोक्रेसी किया 2006 में, सियासी जमातों ने यह तहिया किया कि हम पहले की तरह एक दस्तो गिरेबां नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जो है झगड़ेंगे नहीं, जूतों में दाल नहीं बांटेंगे, फिर वहीं पे पहुंच गए। मईशत की तो हाल ये है कि पाकिस्तान में मईशत दान जिसको कहते हैं बूम बस्ट साइकिल, कि हमारी थोड़ी सी मईशत ऊपर उठती है, फिर धड़ाम से नीचे आ गिरती है, फिर थोड़ी सी ऊपर उठती है। जब गिरते हैं तो सीखते नहीं है कि क्यों गिरे भाई, दोबारा ना गिरे, दोबारा हम ऊपर ही जाते जाए। और कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, लर्निंग, चूंकि हम गलतियों से सीखते नहीं है, इसी वजह से हम इंप्रूव नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, पाकिस्तान को लेकर तो बहुत ही वास्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने को जी चाहता है, लेकिन टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हम 2022 का अहाता कर रहे थे हालात के तनाजुर में, और ज़ैगम साहब का तज्जिया आपने सुना। हम सबको अपना अपना एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एज ए नेशन भी एनालिसिस की जरूरत